हेलो बच्चों, मैं ज्योति मालविया, लेक्चरर केमिस्ट्री इन जीजीआईसी कटरा। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के ऊपर जानने से पहले हम ये जानते हैं कि स्टेट्स और मैटर क्या होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और गैस। सॉलिड स्टेट को आपने देखा होगा, जैसे ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, कुर्सी है, मेज है, ये सब हमें किस फॉर्म में दिखते हैं? सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। अगर हम द्रव की बात करेंगे तो द्रव में जैसे आपका पानी है, दूध है, जो इसमें फ्लोइंग कैपेसिटी होती है वो आपका लिक्विड स्टेट में डिफाइन होता है। गैस की बात करें तो गैस में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सारे हमें गैस स्टेट में दिखाई देते हैं। तो सॉलिड जो होता है, कोई भी मैटर जो होता है, पदार्थ होता है, वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसको या तो कहेंगे कण से मिलकर बना होता है। ये कण जो होता है ये आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके एटम, मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत पास पास अरेंज होते हैं। ये आपस में एकदम से सटे होते हैं। इन्हें हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। चूंकि ये बहुत पास पास स्थित होते हैं, इसलिए इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात है, जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, नेबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी जो होगी बहुत कम होती है। इसे बोला जाता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो पहला, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसमें पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम होती है। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास ना होकर थोड़ी दूर दूर पे होते हैं। थोड़ी दूर दूर पर होने के कारण इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो थोड़ा कमजोर होता है। उसे हम बोलते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम तीसरे स्टेट, गैस स्टेट की बात करेंगे तो गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करने के लिए टोटली फ्री होते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली एक दूसरे से इतने ज्यादा पास में होते हैं कि ये मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होते। इनका एक पास पास होने के कारण इनकी जो आकृति होती है वो एक निश्चित हो जाती है। इनकी आकृति जो होती है वो निश्चित हो जाती है क्योंकि सारे पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं और इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लेकिन अगर हम द्रव स्टेट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसकी आकृति जो होती है वो बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध को किसी बाउल में रखा तो उसका आकृति बाउल के बराबर हो जाएगी। अगर उसको हम किसी बॉटल में रखेंगे 1 लीटर दूध को तो उसकी आकृति बॉटल की तरह हो जाएगी। इसलिए जो लिक्विड स्टेट होता है इसका आयतन तो फिक्स होता है, आयतन हमेशा डिफिनिट होता है, लेकिन इसकी आकृति क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन अगर हम गैस स्टेट की बात करेंगे तो गैस स्टेट में ना इसका कोई आकृति होती है ना कोई आकार होता है। इसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तीसरा टाइप है जो हमारा सॉलिड स्टेट होती है, ये नॉन कंप्रेसिबल होती है। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब है कि जितनी भी ठोस वस्तुएं होती हैं उन्हें हम दबा नहीं सकते, उनकी कंप्रेसिबिलिटी लगभग 0 के बराबर होती है। लेकिन गैस स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है और इसी कारण इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमने सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन देखी कि सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये नॉन कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। तो आज
आज हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अ इंटरमोलिकुलर फोर्स, अर्थात अंतराण्विक फोर्स के आधार पर विभाजन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अ ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री के आधार पर इनका विभाजन। तो हम पहले टाइप के विभाजन को लेकर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ इंटरमोलिकुलर फोर्स, on the basis of intermolecular force, solid state is divided into a four section. In the first section it is a ionic solid. What is a ionic solid? जब किसी भी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, जैसे आपने देखा था कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकते हैं, तो जब किसी भी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका आयन हो जाता है तो वो आपका आयनिक सॉलिड होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, सारे के सारे क्या है, आयनिक फॉर्म में है। जैसे सोडियम आपका पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन आपका नेगेटिव आयन है। तो इस तरह के सॉलिड में आयन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी स्टेट की बात करें, अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे, अगर इन्हें वाटर में डिजोल्व कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू अ मूवमेंट ऑफ अ आयन। In the second type of solid, metallic solid. In a metallic solid, constituent particles are metals. Metals में कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, Ag है, Au है। Ag चांदी होता है, Au गोल्ड होता है। तो ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। तो इस तरह के जो सॉलिड होते हैं, ड्यू टू अ मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, इट शोज द good capacity of a conductivity. In the third type of a solid, is a covalent सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। आपने देखा मेटेलिक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स थे, लेकिन कोवैलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके नॉन मेटल्स होते हैं, और ये कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं, और ये 3D नेटवर्क बनाते हैं। 3D नेटवर्क बनाते हैं मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। लेकिन इनकी कंडक्टिविटी जो होती है ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, कि कंडक्टिविटी लगभग 0 के बराबर होती है। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ अ कोवैलेंट सॉलिड। नंबर 4 पे है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो आपका बॉन्ड होता है वो या तो वीक वॉन्डर वॉल से जुड़े होंगे इसके पार्टिकल, इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो वीक वॉन्डर वॉल द्वारा अरेंज होंगे या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से अरेंज होंगे। तो अगर किसी भी सॉलिड में वीक वॉन्डर वॉल प्रेजेंट है या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस तरह के सॉलिड को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर का मतलब ये है कि अगर कोई आपको सॉलिड दिया है, फॉर एग्जांपल H2 है, N2 है, O2 है, ये सब गैसेस फॉर्म में है। मान लीजिए कोई सॉलिड है जो इस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है ये सारी गैसेस, तो इस केस में क्या होगा कि चूंकि यहाँ पे सेम एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, दोनों एटम सेम हैं, इसलिए इनकी पोलैरिटी लगभग 0 के बराबर होती है। इसलिए इन्हें बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर की बात करेंगे तो पोलर में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम HCl को लेंगे तो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है, तो इनकी पोलैरिटी नॉन जीरो होती है।
इसलिए इनको बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब ये है कि जब किसी हाइड्रोजन एटम से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड हो। हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं भी अगर कोई आपको इस तरह का सॉलिड दिखे जिसमें आपका हाइड्रोजन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट का फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन अ सेकेंड टाइप, division is based on the geometry. On the basis of a geometry, it is further divided into a two parts: crystalline solid amorphous solid. amorphous solid इसको बोला जाता है क्रिस्टली ठोस, ये होता है अक्रिस्टली ठोस। तो अगर हम क्रिस्टली ठोस की बात करेंगे तो क्रिस्टली ठोस में आपने देखा कि सॉलिड क्या होता है, इसमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं। तो पास पास में होने के कारण इन्हें कहा जाता है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज पैकिंग में होते हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब है ये आपस में कंबाइंड होके क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पैकिंग करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं। तो क्लोज पैकिंग करने के कारण इनकी जो ज्योमेट्री होती है ये क्या होती है, डिफिनेट होती है। ज्योमेट्री डिफिनेट है और चूंकि इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास अरेंज हैं और इनका अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, तो वो ए बी एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। लेकिन अगर हम अक्रिस्टली सॉलिड की बात करें तो अक्रिस्टली में ये पैटर्न कभी भी रेगुलर नहीं होगा, ये इरेगुलर होता है। जैसे कि मान लीजिए दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ए और बी, तो ये इस ऑर्डर में हो सकते हैं कि इनका कोई ऑर्डर ना हो, ए बी बी ए बी, इस तरह से ये इरेगुलर अरेंजमेंट में लोकेटेड होते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टली सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये क्या होते हैं, क्लोज पैकिंग दिखाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो अरेंजमेंट होता है ये रेगुलर होता है और ये इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं, ये लॉन्ग रेंज के होते हैं। ये लॉन्ग रेंज तक एक ही रेगुलर अरेंजमेंट दिखाते हैं, जबकि इनका रेंज जो होता है बहुत छोटा होता है, ये शॉर्ट रेंज के होते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये जो होते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड होते हैं क्योंकि सॉलिड की डेफिनेशन ये है कि जब इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो ये सॉलिड जो होते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं। लेकिन जो अमorphous होते हैं ये ट्रू सॉलिड ना कहला के इनको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इन्हें बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतल द्रव। ये किस अवस्था में होते हैं, अति शीतल द्रव अवस्था में होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही शार्प होता है और डिफिनेट होता है। शार्प और डिफिनेट का मतलब ये है कि जब इस तरह के ठोसों को गर्म किया जाता है तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये गर्म होने के बाद धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में जाने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं और इनके अंदर फ्लोइंग कैपेसिटी आ जाती है। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इनडेफिनेट होता है, वो डिफाइन नहीं किया जाता। अगर हम इसकी पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये विषमदैशिकता दिखाता है। विषमदैशिकता, जबकि ये जो होता है ये समदैशिकता दिखाता है।
अब ये विषमदैशिकता और समदैशिकता क्या है कि जो जितने भी सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इनका कुछ अपवर्तनांक होगा, इनकी कंडक्टिविटी होगी, इनका कुछ तनन सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी जब हम इनके ऊपर कोई प्रकाश की किरण प्रवाहित करते हैं तो ये प्रॉपर्टी या तो चेंज होती हैं या तो एक जैसी होती हैं। तो जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी प्रकाश की किरण डालने पर चेंज होती हैं तो वो कहलाता है विषमदैशिकता का गुण। और अगर वो प्रॉपर्टी प्रकाश डालने पे वो सेम रहती हैं तो वो होता है समदैशिकता। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अगर जैसे ये है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड ए बी ए बी ए बी, अगर ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इस पर हम कोई प्रकाश की किरण डालेंगे स्ट्रेट मैनर में, तो स्ट्रेट मैनर में जाने पे जो हमें मिलेगा अरेंजमेंट बी ए बी ए बी ए, इस तरह से मिलेगा अल्टरनेट में पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम इसमें इस तरह से प्रकाश की किरण डालेंगे तो इसमें जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा वो ए टाइप, या अगर इस तरह से डालेंगे प्रकाश की किरण तो जो अरेंजमेंट मिलेगा वो बी टाइप। मतलब अगर हम जितनी भी बार भी प्रकाश की किरण डालेंगे हर बार हमें एक नया अरेंजमेंट मिलेगा। तो अगर नया अरेंजमेंट मिलता है तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी भी हर प्रकाश की किरण की डायरेक्शन के साथ चेंज होती जाती है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो इसमें सारी चाहे जो भी लाइट जिस भी डायरेक्शन में डाली जाए, इनकी प्रॉपर्टी हर जगह सेम होती है। नंबर 6 प्रॉपर्टी होती है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व मतलब शीतलन वक्र। अगर हम कूलिंग कर्व की बात करेंगे शीतलन वक्र की, तो इसके लिए अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर को प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि जितने भी क्रिस्टलीन ठोस होते हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के बाद ये उस स्टेट में थोड़ी देर रहते हैं, फिर इनका टेम्परेचर डाउन होता है, उस टेम्परेचर पे फिर थोड़ी देर रहते हैं। इस तरह से ये एक स्टेट में थोड़ा टाइम तक रहते हैं। तो इनका कर्व जो होता है ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, असतत होता है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो अगर इसका प्लॉट करेंगे टेम्परेचर विद टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर लो होता जाता है वो एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता जाता है, अर्थात जल्दी जल्दी कूल होता जाता है। तो इस तरह का जो कूलिंग इसका कर्व होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके बाद 7वां प्रॉपर्टी इसकी ये है इसका क्लीवेज। अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को चाकू की सहायता से काटें तो क्या होगा कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को चाकू की सहायता से काटेंगे तो उसकी जो एज होगी वो हमेशा सपाट और चिकनी होगी। अर्थात जैसे हम नमक के बड़े पार्टिकल हैं, नमक के बड़े पार्टिकल को तोड़ेंगे तो वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसकी साइज जो होगी वो बड़े पार्टिकल की तरह ही होगी। जैसे चीनी के क्रिस्टल को देखिए, मिश्री को देखिए, चीनी की क्रिस्टल मिश्री की क्रिस्टल सबकी आकृति सेम होती है। अगर इनको हम तोड़ते हैं तो